हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबल कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है और वहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझा था। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। हाउ टू क्रिएट चार्ज। तो बच्चों, चार्ज कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। सपोज दिस इज एनी एटम, और आप लोग जानते हैं कि जो एटम होता है इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब मेन बात यह है बच्चों कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपस में सेम होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस वजह से हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा एटम होता है ये न्यूट्रल होता है। अब मान लेते हैं इस एटम को, यानी ये जो न्यूट्रल एटम है, इस न्यूट्रल एटम को थोड़ी सी हीट एनर्जी हम लोग देते हैं। क्या देते हैं? थोड़ी सी हीट एनर्जी अगर हम लोग दे दें तो क्या होगा? हीट एनर्जी देने से क्या हो जाएगा? इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, यानी इसकी जो आउटर ऑर्बिट होती है उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं तो क्या हो जाता है? उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों? अब इस एटम में क्या होता है? जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाता है, यानी प्रोटॉन्स एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं। इस वजह से इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ गए बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कितना पॉजिटिव चार्ज है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे? Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्सेस प्रोटॉन्स। समझ गए बच्चों? एक्सेस प्रोटॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स एक्सेस होते हैं उतने अमाउंट का इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं ये जिस बॉडी पे जाएंगे उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक्सेस हो जाएगा। इस वजह से उसके ऊपर एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सेम अमाउंट का, यानी सेम अमाउंट का जो है नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से चार्ज हम लोग क्रिएट करते हैं किसी बॉडी पे, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। और आप लोग जानते हैं कि सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं उनको हम लोग लाइक चार्जेस बोलते हैं, एंड अपोजिट टाइप के चार्जेस जो होते हैं उनको अनलाइक चार्जेस बोलते हैं। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज एंड पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्ज। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग चार्ज को क्रिएट करते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो करंट होती है, करंट की डेफिनेशन हम लोगों ने कल पढ़ी थी, आज हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड करंट भी कंडक्टर में ही फ्लो करती है, इंसुलेटर में फ्लो नहीं करती है। तो हम लोग करंट की जो डेफिनेशन जो देखते हैं वो ऐसे देखते हैं: रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge through area of cross section is known as
इलेक्ट्रिक करंट मैथमेटिकली करंट I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर? तो यहां पर चार्ज हम लोग कूलॉम में लेते हैं, चार्ज कूलॉम में लेते हैं एंड टाइम सेकंड में लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो करंट की जो यूनिट होती है, यूनिट इसको कूलॉम पर सेकंड भी बोल सकते हैं एंड एम्पियर भी बोल सकते हैं। कूलॉम पर सेकंड इसकी यूनिट हमारे पास हो जाती है, या इसकी जो यूनिट लेते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। क्लियर? तो एसआई यूनिट एम्पियर हम लोग लेते हैं एंड कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों? तो जो आई का फार्मूला यानी करंट का जो फार्मूला है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, एंड आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों? फॉर स्मॉल करंट 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू दी 10 to the power minus 3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 to the power minus 6 एम्पियर। सिंबल याद रखिएगा, दिस इज माइक्रो यानी माइक्रोन, इस सिंबल को हम लोग माइक्रोन बोलते हैं, ये सिंबल है, ध्यान से देखिएगा। ओके? तो इस तरीके से हम लोग स्मॉल करंट्स के लिए हम लोग ये यूनिट्स यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट्स, करंट मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। क्लियर? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर, इसको हम लोग सर्किट के साथ में सीरीज में कनेक्ट करते हैं एंड इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो लेते हैं। क्यों लेते हैं ये अभी आगे हम लोग देखेंगे। क्लियर बच्चों? अब हम लोग समझेंगे कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल हम कुछ भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinite to that point. This is definition of electric potential. क्लियर बच्चों? आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं यहां पर V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू दी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यू नॉट को आप लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरीके से पोटेंशियल को फॉर्मुलेट करते हैं, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बच्चों? तो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वोल्ट होती है, ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट वोल्ट होती है।
पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल इसी के तरीके से होता है जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग ये बात कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं, सपोज ए टू बी, ए से बी तक अगर हम क्यू पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखिएगा, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पर जो हम लोग जो क्यू नॉट लेते हैं ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, बट पोटेंशियल को एक्चुअली हम लोग रेशियो ऑफ वर्क डन टू पोटेंशियल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हम पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो W इक्वल्स टू Q इंटू V और V इक्वल्स टू W अपॉन Q, इस तरीके से हम लिखेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन में यहां पर पॉइंट मिस था, मैंने यहां पे पॉइंट कर दिया है। जब आप लिखिएगा डेफिनेशन तो ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई, इसका कंसेप्ट हो गया। हम लोगों ने दोबारा रिवाइज कर लिया क्योंकि हम लोग लेक्चर 1 में ये चीज कर चुके थे, फिर से हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। और इसलिए किया है क्योंकि हम लोग अब ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पोटेंशियल को मेजर किससे करते हैं? पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्लियर? वोल्ट मीटर हम लोग यूज करते हैं एंड वोल्ट मीटर को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पैरेलल में यूज करते हैं। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है हम लोग आगे करेंगे। क्लियर बच्चों? क्योंकि आगे हम लोग रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहीं पर ये चीज समझेंगे कि एमीटर में रेजिस्टेंस लो क्यों होता है एंड वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है। ओके बच्चों, तो चलिए ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओके, ओम्स लॉ। तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ जो है वो वोल्टेज एंड करंट के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप से हम लोग ये चीज जानते हैं कि अगर करंट फ्लो करेगी तो पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो यहां पर इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए ओम्स ने एक लॉ जो है बनाया, एक लॉ हमको दिया। और वो कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला कि अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर दिया जाए। अब फिजिकल कंडीशंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, नेचर ऑफ मटेरियल है। तो नेचर ऑफ मटेरियल में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग ओम्स लॉ के बाद देख लेंगे, बट पहले हम लोग इनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम लोग समझ लें। क्लियर? उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। अब कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस में हम लोग क्या क्या चीजें लेंगे? नंबर 1 टेम्परेचर, टेम्परेचर। सेकंड नंबर हम लोग क्या लेंगे? प्रेशर। एंड थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर बच्चों? तो नेचर ऑफ मटेरियल में हम लोग कुछ चीजें और समझेंगे आगे। तो पहले इतनी चीजों को हम लोग देख लें। और इन कंडीशंस पर, यानी अगर ये चीजें कांस्टेंट हैं तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? करंट इन ए कंडक्टर is directly proportional
to the applied voltage across the conductor. ये स्टेटमेंट जो है ओम्स ने दिया, करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। तो यहां पर इस स्टेटमेंट से हम लोगों को जो बात सामने आई उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, क्या रिलेशन हमको मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। करंट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलें या पोटेंशियल डिफरेंस बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कर लें, कैपिटल वी। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, और V इक्वल्स टू R इंटू आई, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं इसको जब रिप्लेस करेंगे, हम लोग फिजिक्स में सारी चीजें जो है प्रोपोर्शनल ही लेते हैं, या इनवर्सली लेंगे या डायरेक्टली लेंगे। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं। तो यहां पर हमने R ले लिया, मींस V बाई आई, दिस इज कांस्टेंट equals to R. Clear? This R is known as resistance. ओके, बात समझ गए? यानी जो मेन चीज हमारे पास आती है वो ये कि V एंड I का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए अगर फिजिकल कंडीशंस हमारी कांस्टेंट हैं। क्लियर? अगर हम ग्राफ देखते हैं, V एंड I के बीच में ग्राफ की बात करें तो किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। इस डायरेक्शन में हम लोग करंट ले लेंगे I, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग पोटेंशियल ले लेंगे। तो जो रेजिस्टेंस है, या यूं कह लीजिए V एंड I का जो रेशियो है, ये स्ट्रेट लाइन ये हमको मिलेगा, इसको हम लोग R बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हमको मिलना चाहिए, मीन्स ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। क्लियर? यहां से इतनी चीज हम लोग देखते हैं, यही हमारा ओम्स लॉ है। क्लियर? और जो रेजिस्टेंस हमको मिला है, रेजिस्टेंस क्या चीज है, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जब रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो जैसे हम लोगों को चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होता है, उसी तरीके से करंट को किसी कंडक्टर में फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस होना मस्ट है। क्लियर? इस बात को हमें ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देख लें और उसके बाद फिर देखते हैं कि ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं, यानी रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस की बात करें तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of conductor which oppose the current flow through it. In other words, resistance is the property of conductor which provides
रिक्वायर्ड फ्रिक्शन to flow the current mathematically R equals to V by I means पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं अप्लाइड पोटेंशियल अपॉन करंट या पोटेंशियल अपॉन करंट। क्लियर बच्चों? तो ये हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं इस तरीके से, और रेजिस्टेंस जो होता है करंट फ्लो करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और कितना चाहिए इसके लिए डिपेंड करता है कि हमारा कंडक्टर कैसा है। क्लियर बच्चों? तो ये हम लोग फार्मूला यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन आई। इसकी SI यूनिट जो होती है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, OHM, और सिंबल ये यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? अब रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको देख लें, किस किन चीजों पर ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग पहली चीज जो लेते हैं, फर्स्ट थिंग, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। Resistance of a conductor is directly proportional to the length of conductor, means are directly proportional to the length. Second thing, second चीज क्या है जो अफेक्ट करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, means resistance of conductor is inversely proportional to the area of cross section. सेकेंड थिंग हो गई। थर्ड थिंग, तीसरी बात क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, एंड फोर्थ थिंग जो चौथी बात है वो है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, इतनी चीजें रेजिस्टेंस को चेंज कर सकती हैं, अफेक्ट करती हैं। क्लियर बच्चों? अब यहां से दो मेन चीजें हमको जो मिल रही हैं, R is directly proportional to the length of conductor and R is inversely proportional to the area of cross section। इनसे हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, R is directly proportional to the length, R is inversely proportional to the 1 upon area of cross section। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से इन दोनों से ऐसे भी लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ अपॉन एरिया। क्लियर? या हम ऐसे लिख लें, R इक्वल्स टू कांस्टेंट ले लें रो L अपॉन A।
क्लियर। और एक फार्मूला हम लोग यहां पर बना सकते हैं, वेयर कांस्टेंट रो is the resistivity of conductor। क्लियर बच्चों। तो यहां पर जो कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं रो, इसको हम लोग रो बोलते हैं, रो। क्लियर। ये जो सिंबल है इसको रो बोलते हैं, RHO, याद रखिएगा। एंड दिस सिंबल यूज्ड फॉर रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्लियर बच्चों। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी क्या होती है, यानी एक हमारे पास जो कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो इस केस में हम लोग रजिस्टिविटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। ध्यान दीजिएगा, ये रजिस्टिविटी के टर्म में हमने लिख लिया है, बात समझ गए। और यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि अगर एक यूनिट लेंथ हमारे पास है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट है, तो रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। इस तरीके से हम लोग रजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों। रजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, तो रजिस्टिविटी की SI यूनिट जो होती है ओम मीटर। क्लियर। आप इसे ऐसे भी लिख लीजिए, ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग यहां पर देखेंगे किस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ को अगर हम चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी रेजिस्टेंस हमारा डिवाइड होता है या इंक्रीज करता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। और जो रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो भी देखेंगे। और बच्चों कुछ चीज यहां पर छूट गई है, जैसे हम लोग जो सिंबल्स यूज करते हैं उनको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जल्दी ही अगली क्लास में मिलेंगे। तो बच्चों चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो फटाफट मिल जाएगी। ओके बच्चों, बाय।